Dear student, welcome to all of you. Today we are going to learn fourth and last part of your lesson, that is Indian national movement. Today I will discuss and we are going to learn about to civil disobedience movement. It is a very important movement of Gandhi ji, today's topic is towards civil disobedience movement. Its time phase is 1930 to 1934. ये जो मूवमेंट हुआ था इसको हम हिंदी में कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की काफ़ी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रही है और ये इसके कारण कि इसमें जो है साल्ट मार्च हुआ था, दांडी मार्च जो हुआ था, नमक तोड़ के इस कानून को क्या किए थे, वापस किए थे। इसलिए जो है ये जो दांडी यात्रा है, जो उनकी दांडी मूवमेंट है, ये इसी के अंदर आती है, इसके सब पार्ट के अंदर आती है। हम डिस्कस करेंगे। पिछले क्लासेज में हमने पढ़ा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट was called off गांधी जी ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट्स। आज चौरी चौरा मूवमेंट, जो चौरी चौरा की मूवमेंट के कारण जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको क्या कर दिए थे गांधी जी, बंद कर दिए थे, गांधी जी ऑफ कर दिए थे, कॉल्ड ऑफ कर दिए थे। उसी के बाद की जो घटना है, लोगों के बीच में जो भीड़ें थी, जो लोगों के बीच में रिवोल्यूशनिस्ट थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके बीच में और भी ज्वालाएं, आक्रोश बढ़ चुका था, वे और ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे। उसी के बीच में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो कि उस समय यूथ थे, युवा थे, उनकी एंट्री होती है। और 44th जो कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट विच इज प्लेस्ड इन 1929 इज प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, जिसकी अध्यक्षता ऑन द बैंक ऑफ रावी नदी, रावी रिवर्स। 1930 में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की जो एंट्री थी वही नेशनल मूवमेंट पे क्या हुई थी, एंट्री हुई थी। और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1929 में, ठीक है। और जहाँ पे उसका मेन थीम था उस मूवमेंट, जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ रावी नदी के किनारे लाहौर में, जो इस समय पाकिस्तान में है। लाहौर इज नाउ इन पाकिस्तान पार्ट। वहाँ पे उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो 26 जनवरी 1930 होगी, ये मतलब प्री प्लानिंग थी कि मूवमेंट के बाद में कि जो 26 जनवरी 1930 होगी, वहाँ पे हम एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज जो है मनाएंगे, ठीक है। पूर्ण स्वराज मनाएंगे यानी कंप्लीट हम जो है पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे। उसकी ये थीम थी जो पूर्ण स्वराज जो पूछा। ये 44th नंबर का जो कांग्रेस की जो कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस था, ये 44th नंबर में था, 44वां था। और ये जो है इसका मेन ये थीम था कि हम जो है 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट फ्रीडम हो जाएंगे, जो कि हम स्वतंत्रता के दिवस में सेलिब्रेट करेंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज। बाद में 26 जनवरी 1930 इसका डेट था, ठीक है। इसीलिए बाद में जो ऑस्पिशियस, एक सौभाग्यशाली डेट कहा जाए, जो हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, कंप्लीट जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, जिसके दिन संविधान लागू हुआ था, वो उसी दिन वो डेट निर्धारित किया गया था कि 26 जनवरी की मतलब एक सौभाग्यशाली दिवस है कि जो कि पहले जो 26 जनवरी 1930 को जो होना था, उसमें उन्होंने 26 जनवरी 1950 को उसी डेट को रखा था कि ये 26 जनवरी 1930 यानी 26 जनवरी की जो ऑस्पिशियस डे पहले से डिफाइन की गई है पूर्ण स्वराज के रूप में। बाद में इसी डे को एक शुभ दिन मान के बाद में 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, रिपब्लिक डे कंसीडर करते हैं, गणतंत्र दिवस करते हैं, ठीक है। ये आपकी पूर्ण स्वराज की बात हुई, जो कि हमने बीच में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिफिनीशन ली। अब जो है गांधी जी के सामने उस समय जब भीड़ उग्र हो रही थी, तो गांधी जी जो है उसी समय उस भीड़ को दमन करने के लिए या कुछ नेगोशिएट करने के लिए, कुछ मध्यस्थता करने के लिए वायसराय एक आए लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। ये जो जैसे चौरी चौरा मूवमेंट के बाद में या जो है जलियांवाला बाग मास्कर के बाद में एक
नेगोशिएट करने के लिए एक ब्रिटेन से एक वायसराय आए, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के जो है समक्ष जो है गांधी जी क्या किए कि एक नेगोशिएट करने के लिए अपनी 11th पॉइंट आप डिमांड रखे, ठीक है। नेगोशिएट इंपॉर्टेंट जो गांधी जी केप्ट 11th डिमांड, ऐसे लिख सकते हैं, गांधी जी केप्ट 11 डिमांड इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड इरविन। ये टॉपिक कौन सी हो सकती थी? ये हो सकती थी किसानों को लेके हो सकती थी, ठीक है, किसानों का मुद्दा था, बिजनेसमैन का मुद्दा था, ठीक है, रिफॉर्मिस्ट का मुद्दा था। ये जो 11 पॉइंट थी ये अलग अलग मतों की थी, जिसमें कई लोगों के मुद्दे थे, अलग अलग लोगों के मुद्दे थे। अब इसमें जैसे मैं 2-3 टॉपिक की मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि 11th पॉइंट में इनके क्या रहे होंगे, तो 1-2 डिस्कस मैं कर दे रहा हूँ। पहली जो डिस्कशन थी कि जो लगान है, जो लगान मूवी है, वही लगान, द लगान मस्ट बी रिड्यूस्ड 50%। पहली डिमांड इनकी ये थी गांधी जी इरविन के सापेक्ष में, ठीक है। और इरविन ने जो नेगोशिएट किया, जो इनके यहाँ के बीच में जो सिंपैथी रखा, उसने कहा कि इन फ्यूचर, क्योंकि जो आपका साइमन कमीशन ये आया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आया था, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। और उस साइमन कमीशन में किसी भी इंडियन के रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण, कोई भी एब्सेंस ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, द ऑल इंडियन पॉलिटिकल लीडर बाइकॉटेड, ठीक है। जिसके बाद में उग्र जो है बढ़ता गया, जो कि डायर के समय में जो, और ये आई अमृतसर की कहानी तक क्या हो गई कि अमृतसर की घटना टोटल जो हुई, अमृतसर की कहानी हुई 13 अप्रैल 1919 की, वहां तक की घटना का टेक प्लेस ले लिया केवल एक रिफॉर्म के लिए। तो इरविन ने ये आया और ये कहा कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आने वाला है, कोई भी संविधान में अगर हम संशोधन करेंगे, तो हम एक छोटे नेगोशिएट करेंगे, एक पहले छोटा मोटा कॉन्फ्रेंस करेंगे, गोलमेज, जिसका नाम आया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स में, ठीक है। जिसमें फर्स्ट जो गोलमेज का मेन जो राउंड टेबल का कॉन्सेप्ट बस यही था कि हम अगर कोई भी कॉन्सेप्ट लाने वाले होंगे तो अब साइमन कमीशन की तरह नहीं आएंगे, पहले आप लोगों की कुछ ओपिनियन हम ले लेंगे, ठीक है। फिलहाल इतनी ज्यादा क्रोध में थी टोटल गोल कांग्रेस कमेटी, उसको फर्स्ट गोलमेज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसका उन्होंने बाइकाट कर दिया। सेकेंड जो गोलमेज था, उसमें इकलौते जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, उसमें गांधी जी ने क्या किया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, कि जो है हम आप लोगों की बात, तो जो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी किस राउंड टेबल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, तो सेकेंड राउंड टेबल मूवमेंट था, ठीक है। बाद में वहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो है गांधी इरविन की जो मेन नेगोशिएशन थी, उनके सामने गांधी जी ने अपनी 11 पॉइंट रखी, और वो जो पॉइंट थी वो रिलेटेड थी स्टूडेंट से लेके, अलग अलग सबकी ओपिनियन थी, बिजनेसमैन से लेके था, फिर जो है किसानों से लेके था, ये सब मुद्दे थे। जिसके कुछ ऐसे थे कि उसमें ये था, दूसरा जो पॉइंट था, द टैक्सेज ऑफ साल्ट इज कंप्लीट अबोलिश्ड। साल्ट मीन्स नमक, नमक को ही इन्होंने किया, ठीक है। नमक को, इसमें 1-2 मुद्दे हैं। नमक को एक हम इंक्लूजन आपके लिए सोचे कि नमक पे ही क्यों उन्होंने मुद्दा रखा। नमक पे मुद्दा इसलिए रखा कि गांधी जी की मूवमेंट क्या होती, अब धीरे धीरे अग्रेसिव हो रही है, ठीक है, वोल्टाइल हो रही है, मतलब धीरे धीरे उग्र हो रही है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम नमक जो साल्ट है, चाहते कपड़े को भी जला के कर सकते थे, किसी को भी जला के कर सकते थे, ठीक है। तो गांधी जी ने ये सोचा कि जो साल्ट है, salt is needed for each and every person, either are he poor or rich person, ठीक है। मतलब salt is essential component for human life, मतलब कि जो नमक है वो मतलब जिंदगी जीवन जीने के लिए, चाहे वो गरीब रहे, चाहे रिच पर्सन रहे, चाहे अमीर रहे, सबके लिए नमक को क्या है, जरूरत होगी। और अगर इन केस अगर इस मूवमेंट को हम साल्ट का मुद्दा उठाएंगे, और अगर
जो है इसको अंग्रेजों ने दमन किया, तो उसी दिन जो है अगर लोग जानेंगे कि रिच और पुअर पर्सन जानेंगे कि आखिर में क्यों इस मूवमेंट को अंग्रेज जो है रोक रहे हैं, तो जो है तो ये सोचेंगे कि नमक के कारण गांधी जी को जो रोका जा रहा है। तो जो जनमानस होगी, जो भीड़ होगी, जो मास होगी, चाहे रिच पर्सन रहे चाहे पुअर पर्सन रहे, और उग्र हो जाएगी, और उसी दिन जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट आज़ादी, मतलब बहुत अच्छी तरह से और भी उग्र हो जाएगी भीड़, हिंसक भीड़ हो जाएगी, जिसमें अंग्रेज क्या हो जाएंगे, अपने आप को भाग जाएंगे। तो गांधी जी का एक रीजन था कि नमक को ले आने का मेन ये रीजन ये था कि नमक को अगर हम तोड़ेंगे तो एक तरह से अगर अंग्रेज हमको इस मूवमेंट पे रोक रहे हैं तो गांधी जी क्या करेंगे, मतलब भीड़ जो होगी, भीड़ तुरंत जो है एकदम एक्सट्रीम उसकी टेम्परामेंट हाई हो जाएगी और तुरंत अंग्रेजों को क्या करेगी और उनका दमन कर डालेगी। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पे यहाँ पे बात की कि द टैक्स ऑफ साल्ट इज कम्प्लीटली अबोलिश, इसकी जो टैक्स हो गए साल्ट के जो टैक्सेज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म करना है। ये आपके हो गए सेकेंड टाइम से, और कुछ भी रही होंगी। ठीक है, और इनकी जो गांधी जी की डिमांड थी कि अगर हम इस सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को हम क्या करेंगे, जो है आगे बढ़ाएंगे, तो उसके समय की क्या क्या हमारे रूल्स रहेंगे, क्या क्या रेगुलेशंस रहेंगे। तो उस समय रहेंगे कि हम डिसओबे साल्ट लॉ। डिसओबे साल्ट लॉ का मतलब क्या है कि डिसओबे मतलब क्या होगा कि हम उनका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी तक क्या था, असहयोग था। ठीक है, कि मतलब कि अगर जो है अंग्रेजों के बीच में अगर कोई भी पार्टिसिपेशन है, मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं रखूंगा, उसका मैं क्या करूंगा, कोऑपरेट नहीं करूंगा, नॉट कोऑपरेट। ठीक है, हम उसका कोऑपरेशन असहयोग करूंगा। नेक्स्ट, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है कि अंग्रेज जो काम कहेंगे उसको हम क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। मतलब दोनों की देखिए टर्म, दोनों की क्रोनोलॉजी में अंतर आ रहा है। असहयोग में थोड़ी सी गांधी की जो विचारधाराएं थी क्या थी, लिबरल है, और यहाँ पे थोड़ी सी और क्या हो गई, एक्सट्रीम हो गई और उग्र हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे डिसओबिंग इनकी जो कंक्लूजन थी कि हम आपके नमक का जो है, जो रूल्स हैं, नमक के रूल्स उस समय क्या था कि उस समय नमक पे टैक्स लगाया गया था। ठीक है, तो नमक पे टैक्स लगाने का मतलब ये था कि गांधी जी को ये अगर हम ये अपना सिविल डिसोबीडियंस हम रूल्स चालू करेंगे तो समय हम नमक का जो रूल है अंग्रेजों का वो पालन नहीं करेंगे। तो यानी इनका जो मेन थीम था कि डिसओबे साल्ट लॉ, मतलब मैं इनके नियम कानून का जो है पालन नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्या था कि जब हम मूवमेंट को चालू करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं, उसके बाद में या गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, क्विट द जॉब, मतलब अपने जॉब को छोड़ दें। ठीक है, तो नेक्स्ट इनकी जो थीम थी, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑफिशियल्स, क्विट द जॉब्स, मतलब अपने जॉब को क्या कर दें, छोड़ दें। ठीक है, तो जो लॉर्ड इरविन के पास इनकी जो 11th पॉइंट पे डिमांड थी, लॉर्ड इरविन ने उसको क्या कर दिया, कंप्लीट इग्नोर कर दिया, उनकी डिमांड को क्या किया, माना नहीं। और न मानने के बाद गांधी जी ने अपना क्या किया, सिविल डिसओबीडियंस को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे सिविल डिसओबीडियंस के दो फेज होंगे, और डिसओबीडियंस में स्टार्ट कैसे करते हैं, तो आपको ये आना चाहिए कि एक हम ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ के माध्यम से इसको समझिए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं सीडीएम। और ये स्टार्ट कब होगी आप लोगों की, जिस दिन से गांधी जी अपना नमक आंदोलन चालू करेंगे। तो यानी गांधी जो हुई थी, नमक आंदोलन चालू थी 12 मार्च 1930, यानी स्टार्ट भी हो गया 12 मार्च 12 मार्च 1930। ठीक है, और इसमें इन्होंने 78 इसके वॉलंटियर्स थे, गांधी जी जो 70, और इन्होंने अप्रोक्सीमेटली साबरमती से दांडी तक, दांडी साबरमती से लेकर जहाँ की उनका प्लेस था रहने का, और वहां से लेकर दांडी तक पैदल चल के क्या किए, लोगों को जागरूक तक करते गए, अवेयर करते गए कि जो है हम नमक आंदोलन, हम नमक बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 1930, यानी 18
6-24 यानी 24 डे लगे होंगे इनको जो है पहुंचने में, साबरमती से दांडी तक। दांडी पे उन्होंने वाटर को, समुद्री जो है जो सी वाटर्स थे उसको बॉयल करके नमक को क्या कर दिया, उसको तोड़ के उन्होंने दिखाया कि हम आपको जो है, हम आपके मूवमेंट को क्या कर दिए, शुरू कर दिए हैं। और साल्ट का मैंने रीजन बता दिया कि साल्ट के रीजन ये था कि अमीर और गरीब दोनों को अपने मूवमेंट में क्या करना, पार्टिसिपेट करना। दूसरी चीज, अगर उसका अंग्रेज अपोज करते, ठीक है, इस मूवमेंट का अपोज करते तो उसी दिन इतनी ज्यादा उग्र भीड़ हो जाती कि उसी दिन अंग्रेजों को क्या करना पड़ता, बाहर जाना पड़ता, क्योंकि गांधी अब काफी पॉपुलर हो गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने जो अपने खुद से नमक बनाया, उसका मतलब क्या है कि मैं अपने पे सेल्फ डिपेंड हो रहा हूँ, मतलब मैं अपने पे काम पे डिपेंड हो जा रहा हूँ। जो हमारा वर्क होगा, जो मैं खादी अपना जो कपड़े बुनूंगा या जो कोई भी काम करूंगा, मैं खुद पे करूंगा, आपके प्रोडक्शन पे मैं डिपेंड नहीं रहूंगा, कि मतलब मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, यानी आत्मनिर्भर भारत हो जाए, ठीक है, जैसे मोदी जी अभी दे रहे हैं। तो यानी उनका सेंस ये था कि सेल्फ डिपेंड हो जाए, यानी आत्मनिर्भर भारत बने, ठीक है। उसके बाद में फिर बीच में भीड़ जब ज्यादा इतनी हो गई तो जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन ने, वायसराय उस समय के जो थे, उस समय उन्होंने जो है भीड़ को दबाने के लिए जगह जगह जो है मास मूवमेंट होने लगा, अलग अलग पूरे होल इंडिया में जो है क्या होने लगा, कोई कपड़े को जला दे रहा था, कोई कम्प्लीटली जो है गवर्नमेंट के जितने जाप थे उनको जो है बाइकाट कर देता। तो अलग अलग जितने लोगों के मूवमेंट थे, मतलब उग्र रूप से जो है अंग्रेजों का सब लोगों ने क्या कर दिया, विरोध करने लगा, अपोज करने लगा। उसी के बीच में बीच की एक सिचुएशन आई। इरविन ने कहा कि हम आपकी कुछ डिमांड को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, और आप हमारी बात मान जाइए। गांधी जी फ्रस्ट्रेट थे कि इतनी ज्यादा हिंसक भीड़ हो जा रही है, इतनी ज्यादा, क्योंकि गांधी जी की संकल्पना थी वायलेंस पे, और ये वायलेंस से नॉन वायलेंस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भीड़ जो है गांधी जी के ही मोटिवेशन से भीड़ क्या हो गई, उग्र हो गई, ठीक है। जगह जगह पे कपड़े जलाने लगे, जगह जगह पे जितने भी फॉरेनर्स सब थे वो सब जो है रेलवे को सब लोगों ने क्या करने लगा, डिस्टर्ब करने लगा। तो उसके बीच में फिर एक ऐसी सिचुएशन आई 5 मार्च 1931, इसी को हम कहते हैं कि गांधी इरविन नेगोशिएशन, मतलब समझौता, ठीक है। 5 मार्च 1931 से गांधी के बीच में इसमें समझौता होता है, और ये ड्यूरिंग सेकेंड राउंड टेबल यानी दूसरे राउंड टेबल मूवमेंट में। और यहीं पे गांधी जी ने ये बताया कि जो है उन्होंने जो अपनी डिमांड रखी थी, तो उसमें से कुछ डिमांड ऐसे थे कि इसी मूवमेंट के दौरान में कम से कम 5000 ऐसे लोग थे कि उनको जेल में डाल दिया गया था। उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो वहां पे इरविन ने ये कहा कि ठीक है, मैं जितने भी आपके यहाँ प्रिजन में हैं, जितने भी प्रिजन जेल में हैं, सबको मैं क्या कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, सबको मैं रिमूव कर दूंगा, उससे जो है हटा दूंगा। तो गांधी जी वहां पे राउंड टेबल में मान के चले आए, ठीक है, उस बात को उन्होंने क्या कर लिया, मान लिया। उसके बाद में जो 5 मार्च में जब इंडिया में फिर रिटर्न आए, तो देखिए कि ऐसा कुछ भी है नहीं, हमको केवल लोक लुभावना दिया गया था, हमको केवल कंप्लीट मूर्ख बनाया गया है। फिर से गांधी जी ने क्या कर दिया, अपनी मूवमेंट को क्या कर दिए, चालू कर दिए, ठीक है। और ये मूवमेंट हुआ 1934 तक, यानी 1934 तक, यानी 30 साल से लेके 4 साल तक ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता रहा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता रहा, चलता रहा, ठीक है। उसके बाद में जो बीच में एक सिचुएशन आई, ठीक है, बीच में जो सिचुएशन आई, इसी के दौरान जो सेकेंड राउंड टेबल जो कि 1930 में प्लेस कर रहा था, ठीक है, यानी एक ऐसी समय आई थी 24 सितंबर 1932 के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, किसके बीच में, डॉक्टर अंबेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में, जिसको हम जानते हैं कि पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उस पर हम थोड़ा सा फोकस कर दे रहे हैं, ठीक है। गांधी जी जैसे ये सेकेंड राउंड टेबल में गांधी में और अंबेडकर में कुछ विवाद हो गए, ठीक है। विवाद क्यों हो गए, क्योंकि अंबेडकर एक कमेटी जो है, एक अपनी कमेटी गठित किए थे, उनको हम कहते थे डिप्रेस्ड सोसाइटी। डिप्रेस्ड सोसाइटी का मतलब होता है अवंचित लोग, यानी जो है दलित समाज। एक जो है अंबेडकर ने एक दलित समाज के नाम से, शोषित दलित समाज के नाम से एक पार्टी का गठन किया, और उसका उद्देश्य ये था कि जो दलित लोग हैं, जो तथाकथित दलित लोग हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव वो जो है उनको भी पार्टिसिपेशन मिले इलेक्शन में, ठीक है। रीजन क्या था,
गांधी जी हिंदू के समर्थक थे, ठीक है। तो गांधी जी ये चाहते थे कि यहाँ पे कोई भी जैसे अनटचेबल नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, लेकिन उस समय इतनी कास्टलिज्म की ज्यादा कट्टर कास्टलिज्म चल रही थी कि लोग जितने भी ऊंचे तबके के लोग थे वो समाज के मतलब ये डिप्रेस्ड पर्सन यानी जो गरीब थे, दलित लोग थे, उनको पार्टिसिपेशन इक्वल नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इसी से सेकेंड राउंड टेबल में जो है गांधी में और अंबेडकर में थोड़ी सी कोई बात छिड़ गई। अंबेडकर ये चाहते थे कि यहाँ पे रिजर्वेशन जो है, ये जो इलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाए, वो एक स्पेशल जो दलित लोग हैं उनके लिए भी हो जाए, ठीक है। बाद में गांधी को ये बात माननी पड़ी, ठीक है। और वहीं से उसी सेकेंड राउंड टेबल से एक कास्ट का गठन हुआ जिसे हम कहते हैं एससी, स्पेशल ट्राइब। और उससे पहले गांधी जी ने इस जो है इस दलित लोगों को नाम दिए थे हरिजन। हरिजन मतलब जो है ये गार्ड के जो है संतान है, बच्चे हैं। वो सोचते थे कि हिंदू मुस्लिम में कोई भी अनटचेबल ना रहे, कोई भी नीचे ऊपर नहीं है, केवल हिंदू एक हिंदू के नाम से रहे। गांधी जी की थीम ये थी, ठीक है। तो लेकिन गांधी जी के और जो भी थे, गांधी जी को भी जो उसमें रिच या कोई भी अपर क्लास के लोग जितने भी उस समय थे वो गांधी जी की बात नहीं मानते थे। इसलिए जो है अंबेडकर जो है क्या किए कि अपनी खुद से एक कहे कि हमको, और उसमें अंग्रेजों ने समर्थन भी किया कि एक जो सेपरेट इलेक्टोरल हो, सेपरेट मतलब चुनाव हो जिसमें क्या हो कि एक डिप्रेस्ड सोसाइटी के लिए जो दलित लोग हैं उनके लिए अलग से जो है क्या किया जाए, रिप्रेजेंटेशन मिले इलेक्शन के लिए। तो और वहां से एससी की जो है ये एससी के लिए जो है एक वहां पे गठित हुई और वहीं से जो है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, जो सेपरेट जो आरक्षण इलेक्शन में मिलता है, पूना पैक्ट का रिजल्ट है, ठीक है। ये आपके हो गए मूवमेंट। उसके बाद में हम एक ये सीडीएम का मूवमेंट में बना रहा हूँ और एक ग्राफ में गांधी जी का कंप्लीटली बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि कैसे कैसे ये भीड़ उग्र हो जा रही है, कैसे कैसे नाम इसका चेंज होता रहा है। तो एक हम टेबल यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले जो गांधी जी की मूवमेंट थी वो थी एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आपका स्टार्ट कब हुआ था, 1920 में, और ये चला कब तक, 30 तक। इसको पूरे डिटेल में हमने पढ़ा है, ठीक है। 1920 से लेके 1922 तक 2 साल तक चला एनसीएम। उसके बाद में क्योंकि आज तक कोई सोशल मीडिया थी नहीं, ठीक है, तो गांधी जी एक मूवमेंट चालू करने से दूसरे मूवमेंट में 8 साल का समय लेते थे। याद करने के लिए आप लोग पूरा ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1922 से 8 ईयर क्या हो जाएगा, 1930। और 1930 में भी मैंने डिस्कस किया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1930, और ये 1930 से 4 ईयर चला, ये 1934, और इसका नाम हमने दिया सीडीएम। और इससे पहले का जो ग्राफ था उसमें 2 पार्ट में हमने कर दिया, जिसमें बीच में आ गया गांधी इरविन पैक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद में फिर 1930 से 94, फिर 8 इयर्स बाद यानी आपका हो जाएगा 1942। तो 1942 से लेके 1947 ये आपका आ जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए गांधी जी की सेम, गांधी जी वही हैं, इनका असहयोग, इनका स्लोगन देखते जाइए कि इनकी जो है मूवमेंट में कैसे स्लोगन बदलती गई, ठीक है। पहला आपका मूवमेंट है एनसीएम, असहयोग, मतलब अंग्रेज जो आप कहोगे, पहले क्या था, सविनय, पहले था सत्याग्रह, मतलब मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करके मैं आपकी डिमांड मांग रहा हूँ जो है, यानी सबसे लिबरल जो मूवमेंट उनकी थी कौन सी थी, सत्याग्रह थी। सत्याग्रह के बाद में क्या गया, असहयोग। तो देखिए सत्याग्रह से थोड़ा सा जो है रिजिड हुआ असहयोग, मतलब मैं आपका सहयोग नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद में सीडीएम यानी गांधी जी की जो मूवमेंट थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब और थोड़ी सी रिजिड इनकी स्लोगन हुई। और बाद में इन्होंने कहा डू और डाई, यानी करो या मरो, या भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी इंग्लिश गो बैक, ठीक है, मतलब भारत छोड़ो। इस समय इनकी जो स्लोगन क्या हो गई, एकदम रिजिड हो गई, एकदम मतलब एकदम एक्सट्रीम हो गई। तो देखिए गांधी जी वही हैं और उनका समय के हिसाब से जिस तरह से उनकी डिमांड होनी चाहिए थी, उस तरह से उन्होंने अपना जो है जो विचारधारा थी आइडियोलॉजी को धीरे धीरे क्या कर दिया, एक्सट्रीम कर दिया, उग्र कर दिया, ठीक है। तो हम गांधी जी को ये नहीं कह सकते कि गांधी जी एक काउड पर्सन, गांधी जी एक पुअर पर्सन थे, ठीक है, या गांधी जी कहते थे। अब देखिए इस समय गांधी जी क्या करेंगे, 1947 में
जो है अंग्रेजों को भारत से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। दूसरी चीज अभी मैं एक चीज और समझा रहा हूँ, इसके बीच में जो कंस्ट्रक्टिव वर्क थे, जो 8-8 साल के बीच में जो गैप लेते थे गांधी जी, उनके बीच में क्या करता था, उसमें इनके जो 8 ईयर की जो गैपिंग होती थी, जो उनका मेन वर्क था, उसमें थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, मतलब 8 साल तक प्रचार करते थे कि हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाएं, एक हो जाएं। ठीक है, गांधी जी यहाँ तक कहे कि अगर जब तक समाज अलग अलग रहेंगे, अगर दलित के हिसाब से देखोगे, उस समण के हिसाब से अगर क्लास का डिवीजन करोगे, तो ये जो कंप्लीट रिवोल्यूशन है, जो पूर्ण स्वराज है, वो 100 ईयर्स तक नहीं हो सकता। तो गांधी जी कभी ये नहीं चाहते थे कि जो है जात के रूप में पूरा देश बंटता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो कंस्ट्रक्टिव वर्क था, तो इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्टिव वर्क, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेक्स्ट है आपकी अनटचेबिलिटी को हम रिमूव करें, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। बाद में ये आर्टिकल में, संविधान के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल में जो आर्टिकल 17 ऐड हो गया, ये अनटचेबिलिटी से है। बाद में संविधान का एक आर्टिकल पूरा ले लिया, अच्छी सी आर्टिकल ले लिया, इसको हम कहेंगे अनटचेबिलिटी से। उसके बाद में क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, मतलब पार्टिसिपेशन वर्कर को क्या किया जाए, पार्टिसिपेट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग चरखा, चरखा मीन्स क्या है कि हम सेल्फ आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंस, मतलब हम सेल्फ जो है निर्भर बने। ठीक है, उसके बाद में क्या था, वोमेन एम्पावरमेंट, की महिलाओं की सहभागिता हो, वोमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिलाओं की क्या हो, पार्टिसिपेशन ज्यादा हो। तो गांधी जी की इस प्रकार से मूवमेंट आप लोगों की पूरी हो गई। ठीक है, 1930 से लेकर 1934 तक पूरी हो गई। और यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट पे इस तरह से भारत को क्या करते हैं, आजाद हो गए। और आज ये आपकी जो टॉपिक क्या हो जाए, ये पूरी हो रही है। ठीक है, जो आपकी इंडियन मूवमेंट है, काफी बड़ी यूनिट थी, उसको जो है हमने पूरा कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। सारे स्टूडेंट, थोड़ी सी एक टॉपिक और इसमें छूट रही है। ठीक है, कलेक्टिव बिलोंगनेस। ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगनेस। सेल्फ ऑफ कलेक्टिव बिलोंगनेस का मतलब क्या होगा कि जितने भी उस समय के सब लोगों की पार्टिसिपेशन, चाहे पेंटर रहे हों, चाहे स्टूडेंट रहे हों, चाहे कोई धर्माचार्य रहे हों, चाहे स्पिरिचुअल गुरु रहे, सबकी अपनी अपनी क्या थी, योगदान किस तरह से सिंपैथी थी। जैसे किसान थे, तो किसान भी अपने मूवमेंट में कोई भी फार्मिंग मूवमेंट रहती थी, तो उस समय उनकी पार्टिसिपेशन क्या थी, किस तरह से होगा। पेंटर्स की क्या योगदान थी, पेंटर्स ने क्या किया कि उसी समय 1905 में, 1905 से तुरंत दिमाग में आ जाइए, स्वदेशी आंदोलन, यानी बंग भंग जो है, जहां से बंगाल का डिवीजन हुआ। ठीक है, 1905 इसीलिए फेमस है कि उसी समय इंडियन हिस्ट्री में जो 1905 है, मैक्सिमम पॉपुलर है बंगाल के डिवीजन के कारण। ठीक है, तो उसी समय अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता का पिक्चर बनाया। ठीक है, भारत माता का पिक्चर बनाने का सेंस, एक भारत दादा का भी बना सकते रहे होंगे। ठीक है, मतलब जेंट्स का भी पिक्चर बना रहे होंगे, लेकिन उनका पिक्चर बनाने का मतलब ये था कि अगर हम किसी भी जेंट्स का पिक्चर बनाएंगे और किसी के हम लेडीज का पिक्चर बनाएंगे, ठीक है,
तो जो इमोशनल अटैचमेंट होगा, जो सेंटिमेंट अटैचमेंट होगा जो सिटीजन का, वो लेडीज के प्रति ज़्यादा होगा। मतलब जैसे अभी भी देखिए कि महिलाओं के प्रति ज़्यादा लोगों की सेंसिटिविटी रहेगी, मतलब इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होगा। तो अगर उन्होंने जो पिक्चर बनाया उसमें बेड़ियों में जकड़ी हुई, खूब जंजीरों में भारत माता का बेड़ियों में जकड़ी हुई पिक्चर बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे अगर वो पिक्चर किसी भी इंडियन के पास जाएगा तो वो अवेयर होगा कि जो हमारी भारत माता है वो क्या है, जंजीर की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, उसको हमको क्या करना है, जल्दी से जल्दी छुड़ाना है। ठीक है। और जो भारत माता का पिक्चर बनाए तो उनमें अपनी अपनी पिक्चर बनाने की, किसी में कमल का फूल ली थी, किसी में जो है कपड़े ली थी, किसी में जो एग्जैक्ट फिगर इस समय है वो थोड़ा सा कन्वर्ट करके, ये फिगर जो आज की फिगर है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा तो उस समय की अमरिंदर टैगोर की फिगर आप लोगों को मिलेगी कि 1905 में किस तरह से पेंटिंग किए थे। ठीक है। उसके बाद में जो है एक हिंदी के जितने भी साहित्यकार रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक उस समय के प्रेमचंद की मैं बात करूं, तो अगर उस समय अगर कोई भी किताब लिखेंगे तो उस समय भारत के आज़ादी से रिलेटेड लिखेंगे। भारत भारती, इनका आप लोगों ने बुक का नाम काफी पॉपुलर है, भारतेंदु, इनका मैथिली शरण गुप्त जी का। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो भारत भारती, ठीक है, भारत भारती बुक है, तो उसमें भारत का कैसे उत्थान हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोग 12th की बुक में यूपी बोर्ड में देखें तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है। तो उस समय भारत के जितने भी हिंदी के राइटर थे वो अपने हिसाब से जो है बुक लिख के लोगों को अवेयर कर रहे थे। जितने भी पेंटर थे, ठीक है, वो लिख रहे थे। जितने भी देश से सेंटीमेंट से जितने भी गीतकार थे, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी हुए, उन्होंने वंदे मातरम को किसी तरह से देश की जन्मभूमि से उन्होंने जोड़ा। जितने स्पिरिचुअल गुरु थे, ठीक है, कि वेदों की ओर लौटो, यानी अपने जो है बुक के बारे में पढ़ो कि किस तरह से हम लोग यूनाइट हैं। ठीक है। तो सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग का मतलब होता है, उसी समय ट्राई कलर आया, जो है तिरंगा झंडा आया। ठीक है, कि इस कलर को हम किस तरह से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेल्फ बिलोंगिंग का मतलब होता है कि पूरे समाज के, सोसाइटी के जितने भी तबके के लोग थे वो किस प्रकार से जो है इस मूवमेंट को आगे किए, चाहे वो तो वुमेन्स रहे हों, चाहे एक पेंटर्स रहा हो, चाहे एक किसान रहा हो, चाहे कोई भी, जैसे अमरिंदर टैगोर का मैंने एग्जाम्पल दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर का दिया, जो है भारत भारती जो है इनका जो है मैथिली शरण गुप्त का दिया। ठीक है। तो ये लोगों की डिफरेंट थिंकिंग यही थी कि इंडिया क्या हो जाए, इंडिया मस्ट बी गॉट फ्रीडम। ठीक है। तो इस समय से आपकी जो है ये टॉपिक आप लोगों की कंप्लीट हो गई। ये 4th चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू।